स्टूडेंट वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीपीवी स्टडी पॉइंट के एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग यानी भूकंप अभियांत्रिकी का फर्स्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम 2020 और 21 में पूछा गया है। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपकी ये जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको बताएंगे वो आपके एग्ज़ाम में आने योग्य हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनको एक आप नोटबुक में लिखते जाइएगा हमारे साथ साथ, और इनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा आप एग्ज़ाम देने समय, ये आपके एग्ज़ाम में आने योग्य हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जीपीवी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी चालू कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और सभी वीडियो इस तरह की आपके मिलती रहेंगी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का पेपर मिलेगा जिसमें आपको समय होगा एग्ज़ाम में 2.5 घंटे का और सभी प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आया है जो कि BTOP 2021 में आया है कि सबसे पहले आया निम्न में से किन्हीं दो भागों को उत्तर दीजिए, और इसमें आपको उत्तर देना है दो प्रश्नों के जो आपके दो भाग होंगे। तो आ नंबर है जैसे कि भूकंप शब्दावली क्या है, आवश्यक बिंदु का सचित्र विवरण लिखें। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर साथ साथ कराते जाएंगे। तो आपका जो भूकंप का शब्दावली होता है, जैसे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूकंप से संबंधित सभी पहलुओं यानी एस्पेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है, भूकंप विज्ञान कहलाता है। यह आंशिक रूप से भूविज्ञान जियोलॉजी व आंशिक रूप से भौतिक फिजिक्स का मिश्रण है। ये जो आपका भूकंप विज्ञान होता है, तो ये आपका भूविज्ञान और जो आपकी भौतिक विज्ञान है इनका मिश्रण होता है। भू भौतिकी जियोफिजिकल की उपशाखा समझा जा सकता है इसको। अर्थक्वेक शब्द के स्थान पर सेस्मिक शब्द का भी काफ़ी प्रचलन है, जैसे सेस्मिक जोन, सेस्मिक शॉक्स, सेस्मिक वेव्स, सेस्मिक इंटेंसिटी आदि। तो आप सभी स्टूडेंट इसको ये PDF पाने के लिए हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो आपको ये सारे PDF और जो मॉडल पेपर हैं और जो भी सॉल्व पेपर हैं सब उसमें आपको PDF मिलता जाएगा पूरा। तो आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है उद्गम बिंदु यानी फोकस और हाइपोसेंटर। तो फोकस ऑफ हाइपोसेंटर क्या होता है कि भूपृष्ठ के नीचे जिस बिंदु से उत्पन्न तरंगें होती हैं जिसके कारण पृथ्वी की सतह कंपायमान हो जाती है को भूविज्ञान को भूकंप का उद्गम बिंदु या फोकस और हाइपोसेंटर कहते हैं। अधिकतर भूकंपों में इसकी गहराई भूपृष्ठ के 100 किलोमीटर से अधिक नहीं होती, यानी फोकस की गहराई अधिक है तो भूकंप अधिक क्षेत्र में अनुभव किया जाएगा, यदि कम है तो कम क्षेत्र में अनुभव किया जाएगा। अगर स्टूडेंट भूकंप की गहराई अधिक है तो जो भूकंप आएगा उसको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हाँ भूकंप आया है, और अगर इसकी गहराई कम है तो हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, यानी अनुभव हमें कम हो पाता है। इसके बाद आता है आपका उत्केंद्र। उत्केंद्र को हम लोग इंग्लिश में एपिसेंटर कहते हैं। तो भूकंप के फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु के उत्केंद्र कहते हैं। उत्केंद्र एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र उत्केंद्र के पास का होता है। जो आपका भूकंप का पास का क्षेत्र होता है वो उत्केंद्र के पास का क्षेत्र होता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा उत्केंद्र दूरी यानी एपिसेंटर डिस्टेंस। तो एपिसेंटर डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट? भूपृष्ठ पर किसी भी बिंदु की उत्केंद्र से दूरी एलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ उत्केंद्र दूरी कहलाती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
जो कि है भूकंप के कारण लिखें एवं वर्गीकरण करें। तो हमारा जो कि फर्स्ट टॉपिक आएगा भूपृष्ठ, क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या होता है? यह पृथ्वी के सबसे ऊपर की सतह है जिसका विस्तार 25 से 70 किलोमीटर महाद्वीपों एवं समुद्र के सतह के नीचे 4 से 6 किलोमीटर तक है। यह साधारणतः ठोस अवस्था में परत है। विभिन्न स्थानों पर संगठन कंपोजिशन विभिन्न प्रकार का है। यहाँ पर माध्य तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब 1 एटीएम एवं घनत्व 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग आएगी अपना मेटल। तो मेटल क्या होता है? यह भूपृष्ठ के नीचे की परत है और परत भूपृष्ठ के नीचे 2885 किलोमीटर तक होती है। इसमें घनी डेंस सिलिका चट्टानें होती हैं। भूकंप की उत्पन्न तरंगें मेटल से आसानी से आगे बढ़ जाती हैं। मेटल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग है स्टूडेंट? पहला अपना सेल्स। तो चलिए सेल्स को पढ़ लेते हैं। और दूसरा है एनोमलस रीजन। तो चलिए ये हेडिंग देख लेते हैं। इसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं, बाहरी कोर आता है। तो ठोस मेटल के नीचे पृथ्वी की बाहरी कोर होती है जिसके बारे में सर्वप्रथम डॉक्टर आर डी ओल्डहैम ने चर्चा की थी। यह परत द्रव के रूप में होती है जिसमें मुख्यतः लोहा, सिलिका एवं ऑक्सीजन तत्व होते हैं। इस परत में की मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर होती है। इस सतह में तापमान 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब 4 मिलियन वायुमंडल दाब के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आंतरिक कोर यानी इनर कोर। तो इनर कोर क्या होता है? इस कोर की सर्वप्रथम खोज प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक लेहमन ने की थी। इस कोर की मोटाई लगभग 1300 किलोमीटर है। इस कोर का तापमान एवं दाब बाहरी कोर की श्रेणी का ही होता है। नेक्स्ट हेडिंग अपनी सर्वांसन। तो सर्वांसन क्या होता है? सर्वाहन कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मेटल उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण भूपृष्ठ एवं कोर के मध्य सर्वाहन धाराओं के रूप में बहता है। इसके प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा पृथ्वी के अंदर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से प्राप्त होती है। यह गर्म लावा के प्रवाह से कमज़ोर चट्टानों को तोड़ता हुआ पृथ्वी के बाहरी सतह पर आकर ठंडा होकर चट्टानों का रूप ले लेता है। ठंडी चट्टानें धीमे पुनः नीचे एवं सतह पर ऊर्जा ग्रहण कर पुनः द्रव के रूप में चली जाती हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। इन धाराओं को सर्वाहन धाराएं कहते हैं। पृथ्वी की सतह का विभिन्न स्थानों पर फूटने वाले ज्वालामुखी इसी कारण होते हैं। जो आपके पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलते हैं यानी फूटते हैं वो आपकी सर्वाहन धाराओं के कारण होते हैं। इसके बाद अपनी आती नेक्स्ट हेडिंग जो कि है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है इसको पढ़ते हैं। प्लेट के संदर्भ में पृथ्वी के 100 किलोमीटर की परत जिसके थियोस्फीयर कहते हैं। ये भूगर्भीय जड़ चट्टानें जो संतुलित हैं एवं एक बड़ी लंबाई तक फैली हुई हैं इनको प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निर्गत 200 मिलियन वर्ष के पूर्व की हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं ये अपनी 200 मिलियन पहले की हैं जो पृथ्वी के अंदर जड़ चट्टानों के अलग होने से प्राप्त हुई हैं। जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें वो टूटे तो उनसे ये चट्टानें प्राप्त हुई प्लेट टेक्टोनिक्स। इन प्लेटों में लगातार गति रहती है। प्लेट के लिए आवश्यक ऊर्जा पृथ्वी की तय के उपस्थित रेडियोधर्मी
पदार्थों के विघटन से प्राप्त होती है। ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, ये पृथ्वी के में उपस्थित जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उसके टूटने से यानी विखंडन होने से प्राप्त होती हैं। समुद्र के नीचे एवं पृथ्वी की सतह से इन प्लेटों की मोटाई 80 से 200 किलोमीटर तक होती है। ये प्लेट एक दूसरे से सापेक्षिक क्षैतिज गति में रहती हैं, क्योंकि ये प्लेटें मुलायम चट्टानों पर टिकी रहती हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं वो मुलायम चट्टानों पर टिकी रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरी प्लेट से मिलती हैं, जिसके कारण विकृति उत्पन्न होती है। जैसे ये प्लेट एक दूसरे से मिलती हैं तो इनके कारण विकृति उत्पन्न हो जाती हैं, जिसका परिणाम टेक्टोनिक बल यानी टेक्टोनिक फोर्स के रूप में होता है, जो चट्टानों पर कार्य करने लगता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह एवं चट्टानों के भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। इसी कारण टोपोग्राफी भी बदल जाती है। प्लेट सरकने की गति अत्यधिक दबाव पैदा करती है। इस दबाव की निश्चित सीमा पर पार करने के लिए प्लेट एक दूसरे पर फिसलती अथवा टूट जाती है। जैसे ये एक दूसरे पर फिसलती है और टूट जाती हैं तो उपस्थित प्लेटों की जो आपकी गति होती है वो कंपन पैदा होने लगती है। ये कंपन धरातल पर तरंगों के रूप में आते हैं और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। भूगर्भ के इस हलचल के दबाव एवं तनाव में कमी आ जाती है, परंतु इस प्रक्रिया का परिणाम होता है भूकंप। प्लेटों की गति लगातार होती रहती है और प्लेट कहीं न कहीं पर टकराते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप आते हैं और उनके झटके भी महसूस किए जाते हैं। किंतु कभी कभी अत्यंत तीव्र भूकंपनीय झटके आते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा कांप जाता है। परिणाम स्वरूप भयंकर तबाही के रूप में देखने को मिलता है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है दरार यानी फ्यूल्ट। तो फ्यूल्ट क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी की सतह होती है, जो पृथ्वी की सतह पर दिखाई पड़ने वाली दरारें कभी कभी पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक गहराई में चली जाती हैं। इन दरारों पर चट्टानों का विज्ञापन हजारों वर्ष पहले हो चुका होता है। यह आवश्यक भी नहीं। यह प्रत्येक दरारों के विस्थापन हो रासायनिक क्रिया के कारण जल के साथ प्रकृति के उपस्थित बंधकों से दरारें जुड़ जाती हैं। इस प्रकार की दरारों को अक्रिय दरार यानी इनएक्टिव फ्लूइड्स कहते हैं। संभवतः इन जगहों पर भूकंप दोबारा नहीं आता है। सक्रिय दरारों की दिशा में विस्थापन की संभावना हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है भूविज्ञानिक। स्टूडेंट, ये लेक्चर बड़ा हो सकता है, लेकिन इस लेक्चर में पूरे हो सकेगा तो पूरा मॉडल पेपर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर पूरा देखिएगा और लेक्चर को बीच में छोड़ कर ना जाइएगा, और जो भी बताया जाए उसको आप एक नोटबुक में नोट करते जाइएगा और एग्ज़ाम देने से पहले इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम देने के वक्त। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो कि भूविज्ञान जियोलॉजी। तो जियोलॉजी क्या होती है ये अपन देखेंगे। तो जियोलॉजी की सहायता से दरारों के विभिन्न गुणों के संबंध में पता लगाया जा सकता है। दरार के सरकने, फ्लूइड्स स्लिप के कारण टोपोग्राफी में परिवर्तन जैसे झीलों का निर्माण, रिज रेखा में बदलाव देखे जा सकते हैं, लेकिन इन घटनाओं का क्रम निश्चित संभव नहीं है। दरार के ऊपर जमा मृदा एवं अवसादन की सहायता से इन घटनाओं के विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त दरार के निकट कुछ मीटर गहराई की खुदान से भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। कभी कभी दरार के विस्थापन की वास्तविक समय दरार के ऊपर कार्बनिक पदार्थों जैसे पत्तियों इत्यादि की सहायता से गणना की जा सकती है। समुद्र की सतह पर उपस्थित दरारें आधुनिक भूवैज्ञानिक विधियों की सहायता से मालूम की जा सकती है। दरारों में विस्थापन चाहे भूतल पर हो अथवा समुद्र के सतह के नीचे, उनको 3 वर्गों में बांट सकते हैं। इसके बाद
दरार का क्षैतिज तल सतह को एक रेखा में काट देता है। इस रेखा के उत्तर दिशा में बने कोण के दरार का स्ट्राइक यानी स्ट्राइक्स ऑफ फ्लूइड्स कहते हैं। साधारणतः दरार का तल पूर्णतः ऊर्ध्वाधर नहीं होता, यह भू सतह के कोण बनाए हुए होता है। जब चट्टानें दारों के कारण फिसल कर नीचे चली जाती हैं, उसका नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। यह कोण डिप 0 से 90 डिग्री तक हो सकता है। दरार के कारण एक चट्टान ऊपर की ओर फिसलती है, तो इस प्रकार की दरार को रिवर्स फ्लूइड्स कहते हैं। जब चट्टानें जो होती हैं ऊपर की ओर जब फिसलने लगती हैं, तो इसमें जो दरारें उत्पन्न होती हैं, तो इसको रिवर्स फ्लूइड्स कहते हैं। क्योंकि ये बैक होती हैं यानी पीछे की ओर फिसलती हैं, इसलिए इनको रिवर्स दरार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना, भूकंप के परिमाण तथा तीव्रता की तुलना करें। तो भूकंप का परिमाण देख लेते हैं। भूकंप का परिमाण भी भूकंप की रेटिंग को दर्शाता है, लेकिन इसका आधार भूकंप का प्रभाव न होकर भूकंप के समय भूकंप लेखी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रेटिंग ज्ञात की जाती है। इस प्रकार यह एक उपकरणीय विधि से ज्ञात रेटिंग है। भूकंप लेखी से प्राप्त भूकंप तरंगों के आयाम के आधार पर भूकंप की रेटिंग प्रदर्शित की जाती है। यह रेटिंग भूकंप का परिमाण कहलाती है। भूकंप लेखी से प्राप्त भूकंप तरंगों का ग्राफीय चित्रण है, जिसका एक अति सरलीकृत प्रारूप चित्र में दिखाया गया है। किसी भूकंप का परिमाण उसके वास्तविक भूकंप लेख की भूतकाल में आए किसी भूकंप के मानवीकृत अभिलेखों से तुलना करने पर प्राप्त होते हैं। ये मानक अभिलेख मानक उपकरणों व मानक दूरी के लिए तैयार किए जाते हैं। किसी भूकंप के मापे गए आयाम को शून्य झटके यानी 0 शॉक्स के संदर्भ में लघुगणक पैमाने लॉग स्केल्स पर प्रदर्शित किया जाता है। भूकंप के परिमाण 2, 3, 4 संख्याओं व दशमलव में प्रदर्शित किया जाता है। अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सबसे अधिक परिमाण व भूकंप 2 मार्च 1933 को जापान में सन रिगो भूकंप आया, जिसका परिमाण 8.9 था, और जो दूसरा आया 1897 व 1950 में आए भूकंप क्रमशः 8.7 व 8.75 मीटर मान दिए गए हैं। एक परिमाण व दूसरे संलग्न परिमाण के भूकंप की लगभग 31 गुना ऊर्जा अवमुक्त होती है। इस प्रकार 5 परिमाण का भूकंप 4 परिमाण के भूकंप से लगभग 31 गुना तथा 3 परिमाण के भूकंप से लगभग 31x31 यानी 961 यानी 1000 गुना बड़ा है। तो जैसे कि भूकंप लेख का एक सरलीकरण प्रारूप है, यानी इसको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। जो आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा भूकंप आता है, तो जो तरंगे होती है ऐसे धीरे धीरे वो गति करती हैं और गति करते हुए एक विशाल का एक रूप ले लेती हैं और वो एक भूकंप का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक भूकंप के साथ अति विशाल मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। यह भूकंप के समय जो विनाश होता है वह ऊर्जा के कारण ही होता है। यद्यपि यह सभी ऊर्जा कभी भी अभिलेख स्टेशन तक नहीं पहुंचती, तथापि यदि इस ऊर्जा को भूमि के त्वरण से संबंधित कर दिया जाए, तो इस ऊर्जा को भूकंप का परिमाण परिभाषित करने का आधार बनाया जा सकता है, अर्थात इससे भूकंप का परिमाण जाना जा सकता है। इसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग, भूकंप की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप की प्रबलता। यह भूकंप की रेटिंग प्रदर्शित करती है और भूकंप की प्रबलता जितनी अधिक होगी भूकंप उतना ही बड़ा व विनाशकारी होगा। यानी जो भूकंप की प्रबलता होगी, जैसे कि इसकी प्रबलता जितनी अधिक होगी, मान लीजिए आप जितना से भी अधिक कोई
वस्तु रख देते हैं तो उतनी भारी होते हैं। उसी प्रकार इसकी प्रबलता जितनी अधिक होगी भूकंप उतना ही बड़ा हुआ विनाशकारी होगा। प्रबलता का आधार मनुष्य व उसके द्वारा निर्मित संरचनाओं पर प्रभाव व पृथ्वी पर होने वाले भौगोलिक परिवर्तन है। यह प्रभाव उपकरणों की सहायता के बिना अनुभव के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्पष्टतः ये प्रभाव भूकंप के दौरान उस स्थान पर पृथ्वी के हिलने डुलने की मात्रा पर निर्भर करता है। यह प्रभाव कुछ साधारण हानि रहित कंपनों, हल्के झटकों जिनमें चलायमान वस्तु जैसे कि कार हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई आदि प्रभावित हो जाते हैं। घंटियाँ बजने लगें या प्लास्टर उखड़ने से लेकर भवनों में जो दरारें पड़ने लगती हैं उनके क्षतिग्रस्त होने व भवनों व अन्य संरचनाओं के पूर्णतः तहस नहस व ध्वस्त होने तक हो सकता है। भूकंप की प्रबलता चर यानी वेरिएबल मान है और निम्न कारणों पर यह निर्भर करते हैं। तो इस तरह से हम अपने भूकंप की प्रबलता का अनुभव कर सकते हैं। और जैसे कि भूकंप का परिमाण, भूकंप के फोकस गहराई, उत्केंद्र से दूरी, निर्माण कार्य का प्रकार, आयु क्वालिटी, प्रेक्षण का प्रभाव, प्रबलता का अनुभव करने का ज्ञान व विशेषज्ञता। आरंभ में भूकंप के प्रभाव की तीव्रता का अनुमान लगातार भूकंप की प्रबलता निर्धारित करने के प्रयास किए गए। अणु अभियंत्रिकाओं ने पाया कि अधिकांशतः भूकंप के संबंध समय में मानवीय प्रतिक्रिया की क्षति एवं पैटर्न में काफ़ी समानता थी। ये प्रयास विभिन्न समयों व स्थानों पर आए भूकंपों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थे। बाद में अनुसंधानकर्ताओं व प्रबलता के संबंध में कुछ मानक पैमाने विकसित किए हैं जिसमें प्रबलता का अनुमान लगाना आसान हो गया और उसमें एक रूपता आ गई। भूकंप की प्रबलता बिना उपकरणों के उसके प्रभाव के अनुभव पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। पहला है जोनिंग मैप के उपयोग का वर्णन करना है और दूसरा भवन के दौरान निर्माण के दुर्घटनाग्रस्त में क्या कारण है। तो जोनिंग मैप के उपयोग का वर्णन करें तो जोनिंग मैप क्या होता है। तो भवन में भूकंपों के क्रमबद्ध अभिलेख अभी पिछले कुछ वर्षों में ही तैयार किए गए हैं। भूकंप वेधशालाओं की स्थापना में पहले जो अभी भी बहुत कम है, इतिहास में केवल विनाशकारी भूकंपों का ही उल्लेख है। केवल पिछले 100 वर्षों में आए भूकंपों की संरचनाओं पर पड़े प्रभावों का विस्तृत विवरण ही उपलब्ध है। इन हजार भूकंपों में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इसमें पूर्व आए हो गए भूतकाल में आए भूकंपों के आंकड़ों के आधार पर भारत के किसी भी भाग को भूकंप की संभावना से पूर्णतः मुक्त नहीं माना जा सकता। फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश का मध्य व दक्षिण क्षेत्र शेष भाग की अपेक्षा भूकंप की संभावना में अधिक सुरक्षित है। जो हमारा देश के मध्य भाग है वह दक्षिण क्षेत्र है कि शेष भाग अपेक्षाकृत भूकंप की संभावना से बहुत सुरक्षित है। इसमें भूकंप आने की संभावना कम है। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप की आवृत्ति व परिमाण, फ्रीक्वेंसी एवं मैग्नीट्यूड भिन्न भिन्न हैं। विनाशकारी भूकंपों में उन भवनों की अधिक क्षति पहुंचती है जो आसानी से हिल या टूट जाते हैं। अतः भूकंपों के दौरान उत्पन्न होने वाली तीव्र भूमि गति के अवरोध के लिए भवनों के पर्याप्त सामर्थ्यवान बनाना अनिवार्य है। विभिन्न भूकंप नेता के क्षेत्रों के लिए भवन संहिता बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि देश का भूकंप की संभावना के आधार पर कुछ खंडों में बांट दिया जाए ताकि किसी क्षेत्र में बनने वाली संरचनाओं के अभिकल्पन में इस क्षेत्र के संभावित भूकंप नेता
के आंकड़ों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भवन के दौरान निर्माण के दुर्घटनाग्रस्त होने के क्या कारण हैं। तो पहले हेडिंग है भवन की आकृति, जो कि हमारी भवन की आकृति है वो कैसी होनी चाहिए, यानी बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। भवन की आकृति में निरंतरता एवं समरूपता का विशेष महत्व है। एक संदूक के आकार का भवन जिसका प्लान एंड एलिवेशन दोनों चौकोर हैं, आयताकार तथा यू आकार तथा बाहर आगे निकले हुए हिस्से वाले भवनों की तुलना में अधिक मजबूत सिद्ध हुए हैं। बेडोल आकार के भवनों में भूकंप के समय मरोड़ यानी ट्विस्ट होता है, जिससे क्षति बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हेडिंग है दीवारों के खुले हिस्से के आकार, यानी ओपनिंग साइज। तो समांतर दीवारों में खुले हिस्सों के कारण भवन की सामर्थ्य कम हो जाती है। जो दीवार के हिस्से खुले रहते हैं, इनके कारण जो हमारे भवन होते हैं उनके सामर्थ्य कम हो जाते हैं। जितने कम खुले भाग होंगे भूकंप के समय उतनी क्षति होगी। यदि बड़े आकार के खुले भाग आवश्यक हैं तो संरचनात्मक जोड़ यानी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी पर आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिए, नहीं तो हमारे भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और ज़्यादा विनाश हो सकता है और टूट फूट भी ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है दृढ़ता का वितरण, यानी रिजिडिटी डिस्ट्रीब्यूशन। भवन की दृढ़ता का वितरण ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान होना चाहिए। उपर्युक्त का तात्पर्य यह है कि ऊपर की मंजिल में दीवार है किंतु नीचे की मंजिल में दीवार नहीं दी जाती है। इससे भूकंप के समय भयंकर क्षति होती है। बिना किसी व्यवधान के और निर्माण सामग्री के बदलाव के स्तंभ और अपरूपण दीवारें यानी शियर वॉल्स नीचे से लेकर छत तक निरंतर होनी चाहिए, नहीं तो इससे हमारी जो दीवारें हैं वो गिर सकती हैं और भवन हमारा क्षतिग्रस्त हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी तन्यता यानी डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है? तन्यता का अर्थ है कि भवन का बिना ढके अधिक मात्रा में झुकने, झूलने व विकृत होने की क्षमता। इसके विपरीत जब भवन सामग्री में विकृति होने पर टूट जाए तो उसको भंगुरता यानी ब्रिटलेस कहते हैं। ऐसी सामग्री है ईंट, कंक्रीट इत्यादि लोहे की सरिया के उचित प्रयोग से भंगुर सामग्री की तन्यता में वृद्धि हो जाती है। प्रबलित कंक्रीट आरसीसी में सरिया के उपयोग एवं उचित अपरूपण सरिया का उपयोग करके तन्यता में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है न्यू यानी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन क्या होती है? कभी कभी अच्छे प्रकार से अभिकल्पित भवन न्यू से दोष युक्त होने के कारण ढह जाता है और मृदा के द्रवीकरण लिक्विफिकेशन के कारण भवन झुक जाता है, दरारें पड़ जाती है और भूतल के ऊपर की संरचना क्षतिग्रस्त हो जाती है। नींव की असमान संधाओं, जो कि नींव की असमान संधाओं है यानी डिफरेंशियल स्टेलमेंट हो जाता है। जिस स्थान पर संरचना बनाई गई है यदि वहाँ पर कई प्रकार की मृदा है अथवा स्थल भराव का है तो उसमें असमान धसाव की क्षति पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार पृथक नींव में असमान धसाव संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है नेक्स्ट हेडिंग है निर्माण कार्य की गुणवत्ता यानी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह अभिकल्पन भी ठीक है किंतु भवन सामग्री की गुणवत्ता का समझौता किया गया है अथवा
निम्न श्रेणी की कार्यकुशलता है। चिनाई में रद्दा ठीक प्रकार से नहीं बनाए गए तो ऐसी संरचना का भूकंप के समय भगवान ही मालिक हो सकता है। यानी अगर चिनाई में रद्दा ठीक प्रकार से नहीं लगाए जाते तो भूकंप के समय आने पर हमारे जो घर होते हैं, आपकी बिल्डिंग होती है, वो क्षतिग्रस्त हो सकती है और इसमें आपका जान मान की हानि भी हो सकती है। इसलिए रद्दा जब आप मकान बनाते हैं तब ऐसा देख के बनाना चाहिए कि भूकंप के समय ये सुरक्षित रहें। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और जो भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं ये अगले पार्ट में, अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं और ये पूरा मॉडल पेपर आप पढ़ना चाहते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। और जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में और इसका पूरा मॉडल पेपर कवर करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि एक दिन में बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि एक वीडियो में पूरा एक ही मॉडल पेपर को कवर किया जाए, यानी सॉल्व पेपर को कि अलग अलग किया जाए, यानी एक सॉल्व पेपर को 2 वीडियो में किया जाए या फिर एक वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी ये मॉडल पेपर देख सकें जो कि आपका 2020-21 में आया हुआ है। और इसके क्वेश्चन आप एक नोटबुक बनाते जाइएगा और जो भी यहाँ पर मॉडल पेपर आपको सॉल्व पेपर करवाए जा रहे हैं वो सब आप क्वेश्चन आंसर लिखते जाइएगा और डेली रिवीजन करते जाइएगा और आपके ये एग्ज़ाम में आने योग्य हैं और ज़रूर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।